देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कहीं कोई घटना घटती है तो जिसके खिलाफ अभियोग हैं उसकी जांच होती है, कार्रवाई होती है, जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन शिल्पी गौतम कांड भूल गए हैं क्या आरजेडी के नेता? इतना तो शर्म बाकी होना चाहिए कि आपको जब अवसर मिला बिहार की सेवा का, उस दौर में जिस तरीके के व्यभिचार और बलात्कार के मामले हुए, जो आपराधिक घटनाएं हुई, क्या उसके लिए कभी राज्य की जनता से आपने माफी मांगी? ये एक बड़ा सवाल है। केवल दूसरों के यहाँ ताक झांक करने के बजाय अपनी पार्टी और जिस दौर में आपका शासन रहा है उस पर भी जनता से एक बार उन्हें प्रायश्चित करनी चाहिए और गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। नीरज कुमार हैं, उन्होंने आप ही के पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेके कहा कि अब उसमें जांच होनी चाहिए कि क्या उसमें तहखाना तो नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में सामान इधर से उधर किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह के बड़े आरोप संपत्ति को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर लालू जी के, राबड़ी जी के और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं, इसलिए ऐसे जो आरोप हैं उनको सतही तौर पर नकारना आसान नहीं होगा। निसंदेह ऐसे मामलों में अगर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप भी मानते हैं कि तहखाना हो सकता है? देखिए, जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि तहखाना है या नहीं, लेकिन जांच कराने के सवाल पर आरजेडी के नेताओं को एतराज क्यों है? सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र की सजा को निलंबित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पर सुनवाई करेगी। जो लोग सीबीआई और ईडी को एनडीए सरकार के सहयोगी संगठन के तौर पर मानते रहे हैं और कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, उनको करारा जवाब सीबीआई की अपील याचिका से मिल गया है। पीड़िता को न्याय दिलाना निसंदेह हम सबों का दायित्व है और भारतीय न्यायपालिका के शानदार पन्ने हैं, सुनहरे पन्ने हैं। वो फैसलों पर, जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है उसकी सुनवाई करेंगे और निसंदेह अगर पीड़िता के आरोपों में दम है तो फैसला उनके पक्ष में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राबड़ी देवी के परिभाषा से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और 29 दिसंबर को इस पर भी सुनवाई होनी है। देखिए, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अरावली की श्रृंखला से के अवैध माइनिंग से जुड़े कई मसले सामने हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बहुत ही साफ साफ पूरी कार्य योजना पर जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान की प्राचीनतम श्रृंखला, जहां आज केवल 277 हेक्टेयर किलोमीटर में ही माइनिंग होता है, जबकि अरावली का पूरा जो रेंज है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये 1.44 लाख, 1,44,000 स्क्वायर हेक्टेयर जो भूमि है वो अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। और ऐसे में ये कुल 0.19% है। नए लाइसेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, जिनके पास पुराने लाइसेंसेस हैं उनको भी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। और मुझे लगता है केंद्र सरकार पूरे मसले पर अपनी बात रखेगी। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर भी अगर भाजपा के तरह मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे तो उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं। बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, ये तो पूरा का पूरा नूरा कुश्ती है। ये टीएमसी ने ध्रुवीकरण के लिए हुमायूं कबीर का इस्तेमाल किया है और धर्मनिरपेक्षता का चोला भी बरकरार रखना था। तो टीएमसी से बाहर जाने का रास्ता उन्होंने हुमायूं कबीर के लिए दिखाया। और दोनों ही, हुमायूं कबीर हो या ममता बनर्जी, एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
पूरे बांग्लादेश में 6 महीने में हिंदुओं पर इस निंदा से जुड़े 71 हमले हुए। देखिए, ये निसंदेह ये गंभीर मानवीय अपराध है और आज पूरी दुनिया में इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चाहे अमेरिकी सीनेटर्स का सवाल हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम की ओर से कहा गया हो, यूरोपीय समुदाय के अनेक देशों ने इसकी निंदा की है। भारत की ओर से लगातार कठोर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर सख्त ऐतराज भी भारत के विदेश मंत्रालय ने जताया है और इन घटनाओं पर पूरी तरह से भारत सरकार की नज़र है और निसंदेह डिप्लोमेसी के जो चैनल्स हैं उसके जरिए पूरे दुनिया में बांग्लादेश को की इन घटनाओं को गंभीरता से लिए जाने की दिशा में अनेक देशों से बातें हो रही हैं। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर साझा की, साथ ही साथ राहुल गांधी को भी चेतावनी दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जो मामला था उसको लेकर भी काफ़ी दरार सामने निकल कर आए और जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया, अब कांग्रेस में भी दरार दिख रही है। देखिए, कांग्रेस में ये पहली बार दरार नहीं दिखी है। राहुल जी के मजबूती के साथ कांग्रेस कमजोर होती चली गई। ये उत्तरोत्तर गिरावट कांग्रेस के ग्राफ में हुआ है और वजह बिल्कुल साफ है। राहुल जी अपने मन के फैसले लेते हैं और इसीलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह, जो एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी हैं, उनका वैचारिक उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि उन्हें कांग्रेस के दुर्दशा को लेकर के लगा है कि समय पर ये कहा जाना चाहिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी भी पार्टी है जहां कोई सामान्य कार्यकर्ता शिखर तक पहुंच सकता है, फैसले वहां राज्यों को लेने की आज़ादी है। दूसरी तरफ जो अधिकारों का विकेंद्रीकरण है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। सब कुछ दिल्ली से थोपा जा रहा है। वोट चोरी जैसे मसले जिन पर जनता का कहीं कोई समर्थन नहीं था, पूरे चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहयोगी दलों को भी राहुल जी की जिद ने झोंकने का काम किया और बिहार में कांग्रेस 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई। कमोबेश बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी उनकी हालत बहुत बुरी होने जा रही है। तो इससे चिंतित होकर के अगर दिग्विजय सिंह ने ये कहा है तो हम कह सकते हैं कि एक और G23 के बाद कांग्रेस में एक समूह बन सकता है जो देर सवेर एक और विभाजन का कारण बन सकता है।